चलिए जी, तो आज बच्चों हम लोग कहां से शुरुआत कर रहे हैं? ऑडिट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस से। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है जरा मैं आपको बता देता हूं। हमने बच्चों चैप्टर 5 की शुरुआत करी है। चैप्टर 5 में एक क्लास बेसिक पे लगाई, फिर ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल हमने कंप्लीट किया है, और आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट शेड्यूल 3 वाली आप लोग खुद से करने वाले हैं। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों हम लोग आ गए हैं कहां पे? ऑडिट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस पे। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक रहने वाला है, बिल्कुल मत घबराइएगा। मैं आपको दिखाता हूं बच्चों इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले आपको रिजर्व के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई जाएंगी, जिसमें आपका रेवेन्यू और कैपिटल रिजर्व दोनों कवर कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद कौन कौन सी असर्शंस एग्जामिन करनी है, ये तो बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। इसको भी मैं एक बार जो है आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। फिर हमें कुछ ऑडिट प्रोसीजर बताए जाएंगे कि कैसे आपने रिजर्व को चेक करना है। फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आ जाएगी, यानी ये मेरा काम है और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपका काम है। चलिए अब क्विकली चलते हैं हमारे आज के क्लास के नोट्स में और देखने की कोशिश करते हैं। स्पीड बना के रखिएगा, स्पीड बिल्कुल बना के रखिएगा बच्चों, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़। राइट, आ जाओ। ऑडिट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले आपको बताया जा रहा है रिजर्व होता क्या है। रिजर्व बच्चों वो अमाउंट है, देखो बुक से मैं आपको बताता हूं, रिजर्व वो अमाउंट है जो हम आउट ऑफ प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करते हैं और जिसकी हमने कोई भी पर्टिकुलर लायबिलिटी जो है वो सेट नहीं करी होती है। देखिए, अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड दैट आर नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लायबिलिटी, कंटीजेंसी, कमिटमेंट, डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एसेट नोन टू एग्जिस्ट एज एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। यानी हमारे पास एक पैसा जिसकी कोई एज सच हमने लायबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं करी है। फिर रिजर्व जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से बेटा? रेवेन्यू और कैपिटल। स्पीड आपको मेरी थोड़ी सी ज्यादा लग रही होगी, प्लीज ये स्पीड मेंटेन रखिएगा इस वाले टॉपिक के लिए। आगे थोड़ा सा स्लो डाउन कर दूंगा मैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, आसान है, तो काहे को हमने इस पे टाइम वेस्ट करना है। और चैप्टर का नेचर समझ लीजिए बच्चों, हमें इस चैप्टर को बिल्कुल ICAI के लेवल पे कवर करना है, ना ज्यादा ना कम। आइए इधर देखिए, रेवेन्यू की बात करते हैं बच्चों, रेवेन्यू रिजर्व की बात करते हैं। तो रेवेन्यू रिजर्व वो प्रॉफिट है जो अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर फॉर द फॉलोइंग पर्पस, यानी आपके पास अवेलेबल है और आप उन्हें इन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट कहां पे? लीन ईयर्स में। लीन ईयर्स क्या होते हैं? जिन ईयर्स में आप लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाए। एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल को ग्रो करने, वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, एंड फाइनेंशियल पोजीशन को इन जनरल स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। ये है आपके लिए क्या? ये है बच्चों आपके लिए रेवेन्यू रिजर्व्स। ओके, तो रेवेन्यू रिजर्व्स, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर फॉर फॉलोइंग पर्पस, डिविजिबल प्रॉफिट, एक्सटेंशन, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल पोजीशन। कैपिटल रिजर्व किस लिए होते हैं? दे आर नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, दे कैन बी यूज ओनली फॉर लिमिटेड पर्पसेस। डिस्ट्रीब्यूशन के फ्री नहीं होते हैं, लिमिटेड पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। एग्जांपल क्या है कैपिटल रिजर्व के? सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यस, मैं थोड़ी स्पीड में चल रहा हूं क्योंकि बेटा ये चैप्टर का नेचर है, हमें इसे स्पीड में कवर करना है, नहीं तो रह जाएगा। अच्छा जी, कैसे क्रिएट होते हैं कैपिटल रिजर्व? कैपिटल प्रॉफिट के थ्रू क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पे प्रॉफिट हुआ, हम लोग उसके थ्रू क्या बना देंगे? कैपिटल रिजर्व बना देंगे। कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग डाउन द फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट बच्चों, फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L को राइट ऑफ करने के लिए, लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। या बोनस शेयर्स इशू करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इफ द कैपिटल रिजर्व इज अ रियलाइज्ड रिजर्व। रियलाइज मतलब एक्चुअल मॉनेटरी रिजर्व था, एक्चुअल पैसा था। कभी कभी कैपिटल रिजर्व जो है वो आर्बिट्रेरी पैसे से बन जाता है, जैसे कि रिवैल्यूएशन वगैरह से, तो उस केस में बच्चों आप उसको बोनस शेयर्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इफ रियलाइज है तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। फॉर श्योर हर चीज में बच्चों हमारे पास क्या चाहिए? AOA की ऑथराइजेशन चाहिए। आइए, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं आपको बेसिक आइडिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको पता है क्या होता है। कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है। आइए, पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा तैयार भी हो चुका है और वो कौन सा है? सुनिए जरा ध्यान से। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व वो अमाउंट है आउट ऑफ प्रॉफिट जिसका कोई लायबिलिटी एज सच फिक्स नहीं है। दूसरी बात, रिजर्व दो तरह का हो सकता है, रेवेन्यू और कैपिटल। रिजर्व में बच्चों रेवेन्यू की अगर बात करूं तो ये हमारे पास अवेलेबल होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर फॉर द फॉलोइंग पर्पस। कौन कौन से पर्पस बच्चों? आपका डिविजिबल प्रॉफिट इन द लीन ईयर, आपका एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए, एंड बिजनेस को ओवरऑल फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करने के लिए। कैपिटल रिजर्व फ्री नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लिमिटेड पर्पस के लिए अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल है सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR। अच्छा जी, देन इट इज क्रिएटेड थ्रू व्हाट? कैपिटल प्रॉफिट, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एटसेट्रा। इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ द फिक्टिशियस एसेट एंड इशू ऑफ व्हाट? बोनस शेयर्स। अच्छा जी, चलिए अब इसके ऑडिट प्रोसीजर हमको कवर करने हैं।
ऑडिट प्रोसीजर के साथ साथ बच्चों हमारे पास ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन इससे पहले मैं आपको छोटी सी प्यारी सी असर्शंस बता देता हूं कि कौन कौन सी असर्शंस जो है वो एग्जामिन की जाती हैं कैपिटल रिजर्व के केस में। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आप बोलोगे सर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कहां गया? तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आईसीआई ने नहीं बताया है। हम भी बच्चों सिर्फ यही 4 असर्शन पढ़ के चले जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि असर्शंस बताओ कैपिटल रिजर्व को लेके क्या क्या एग्जामिन की जाती है, तो हम 4 असर्शन बता के आ जाएंगे। एग्जिस्टेंस क्यों देखते हैं? टू एस्टैब्लिश कि भाई एक्चुअली में रिजर्व और सरप्लस एग्जिस्ट करता है। कंप्लीटनेस क्या देखते हैं कि कोई भी रिजर्व और सरप्लस दैट वाज सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड, यानी जो रिकॉर्ड होना चाहिए था वो रिकॉर्ड हुआ है। वैल्यूएशन में क्या देखते हैं? वैल्यूएशन एज पर लॉ एंड रेगुलेशन एंड एज पर एफआरएफ है। और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में क्या देखते हैं? रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर हमने जो है वो एप्रोप्रिएटली करे हैं। आप बताइए क्या दम है इस टॉपिक में? लड्डू टॉपिक है भाई। कितनी असर्शन चेक करोगे रिजर्व एंड सरप्लस को लेके? हमें पता थी 5 करनी थी, लेकिन आईसीआई ने 1 हटा दी, तो कितनी रहेगी? 4। एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ना 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 ना, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन और एक प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। एग्जिस्टेंस में क्या चेक करोगे कि भाई साहब रिजर्व एंड सरप्लस जो आपने दिखा रखे वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हटा दो। कंप्लीटनेस में क्या चेक करोगे? जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस रिकॉर्ड होने चाहिए थे एक्चुअली में रिकॉर्ड हुए हैं। अच्छा जी, कंप्लीटनेस हो गया। वैल्यूएशन में क्या चेक करोगे? वैल्यूएशन एज पर एएफआरएफ और लॉ एंड रेगुलेशन है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में क्या चेक करोगे कि प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएटली आपने करी है। अच्छा जी, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग किसकी? अब हम लोग चर्चा करते हैं ऑडिट प्रोसीजर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस की। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको क्लास में ही कवर करा दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। और फिर चलेंगे हम लोग बोरोइंग्स को कवर करने के लिए। आ जाओ मेरे साथ जल्दी से। तो ये हमें पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने बढ़िया सा चार्ट बना दिया है। सबसे पहला काम बच्चों, जब कुछ ना मिले तो कंपेयर कर लो ओपनिंग बैलेंस को प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इससे चेंज पता लग जाएगा आपको रिजर्व एंड सरप्लस में कोई चेंज आया तो, राइट। तो सबसे पहला काम है ओपनिंग बैलेंस को हम लोग कंपेयर कर लेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन। फिर ड्यूरिंग द ईयर जो एडिशन हुआ है या यूटिलाइजेशन हुआ है उसको कैसे हम लोग ऑडिट करने वाले हैं, उसको हम लोग कैसे चेक करने वाले हैं, उसके बारे में बात हो रही है। बस इतना ही टॉपिक है, यही सीधा पूछेंगे। डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस एंड दैट इज द ओनली आंसर यू हैव टू राइट। नंबर 1 आप बोलोगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे? इस साल के ओपनिंग बैलेंस को प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस से कंपेयर कर लेंगे, ये देखने के लिए कोई चेंज तो नहीं हुआ है। फिर अगर कोई चेंज हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? P&L बैलेंस के हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे? मूवमेंट चेक करेंगे सरप्लस और डेफिसिट की, कि भाई सरप्लस हुआ है, डेफिसिट हुआ है। फिर हम देखेंगे सरप्लस और डेफिसिट आप लोग कहां ले गए हैं। कहां ले जाते हैं बच्चों सरप्लस और डेफिसिट? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये सुना है आपने? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पता है? हाँ या ना बोलते जाओ ताकि मैं डिटेल में जाऊं या ना जाऊं मैं डिसाइड कर पाऊं। सुना है? तो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है, देसी भाषा में बताऊं 11th क्लास में भी आपने यही सीखा था। नेट प्रॉफिट को बेटा कहां से एडजस्ट करते हैं? कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, याद है कि नहीं? प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, लॉस है तो कैपिटल से लेस कर देंगे। तो वही बात आपको बता रहे हैं कि P&L बैलेंस को हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू ट्रेस द मूवमेंट ऑफ द सरप्लस एंड डेफिसिट, वी आर गोइंग टू ट्रेस द मूवमेंट इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। हम लोग साथ में फिर क्या चेक कर लेंगे? कहीं से भी कोई बात उठ के आ जाएगी अचानक से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड के लिए, शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए। आई होप आपको आइडिया है कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे बल्कि करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं मीटिंग में जो हम करते हैं, कम ऑन यस और नो, जिसमें से एक होता है डिविडेंड वाला, है ना। आओ तो बस उसके रेजोल्यूशन चेक कर लेंगे कि भाई बोर्ड ने क्या डिविडेंड की रिकमेंडेशन दी है, और बोर्ड ने रिकमेंडेशन दी तो शेयर होल्डर ने क्या डिविडेंड डिक्लेयर किया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, जबरदस्ती की बातें, कंफर्म करो क्या कोई शेयर इशू हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम पे, अगर हाँ तो कंफर्म करो कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूटिलाइज हुआ है एज पर सेक्शन 52। मुझे पता है आपके मन में चल रहा होगा मास्टर इसमें तो और बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, ये कहां से ऑडिट हो गया कैपिटल रिजर्व्स का, ये कहां से ऑडिट हो गया रिजर्व एंड सरप्लस का। मैं आपको बोल रहा हूं भाई पूरी क्लास लगाई जा सकती है रिजर्व एंड सरप्लस के ऑडिट पे, लेकिन आईसीआई ने ये पढ़ाया तो हमें यही पढ़ के जाना है। ये बात मैं आपको हर टॉपिक के बाद समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे आईसीआई पूछ ले बताओ रिजर्व एंड सरप्लस का ऑडिट कैसे करोगे? नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को प्रीवियस ईयर के बैलेंस से आप लोग क्या कर लोगे? कंपेयर कर लोगे, चेक करने के लिए कोई चेंज तो नहीं है। नंबर 2 एडिशन डिलीशन। एडिशन डिलीशन मतलब एडिशन और यूटिलाइजेशन। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? सरप्लस डेफिसिट को ट्रैक करोगे कहां पे? P&L में। फिर आप लोग उसकी मूवमेंट को ट्रैक करोगे कहां पे? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। फिर क्योंकि भाई साहब डिविडेंड से क्योंकि रिजर्व से डिविडेंड बांटा जा सकता है तो 2 पॉइंट इन्होंने एडिशनल ऐड कर दिए कि चेक करो बोर्ड ने रिकमेंडेशन का रेजोल्यूशन पास कर दिया है। फिर चेक करो शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड पे करने का, डिक्लेयर करने का रेजोल्यूशन पास कर दिया है या नहीं। दैट्स इट।
सिक्योरिटी प्रीमियम को लेके पहले हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। सिंपली आपने दो क्वेश्चन पूछने हैं, क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर शेयर्स इशू करे हैं एट प्रीमियम, अगर हाँ तो क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर सेक्शन 52 की कंप्लायंस करी है या नहीं करी है। कंप्लायंस मतलब सेक्शन 52 को फॉलो किया है या नहीं किया है। बताइए बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो क्या आप लोग लिख पाएंगे? जरा चैट ओपन कर रहा हूं, मुझे बताइएगा प्लीज एवरीवन, बता दो बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले आप लिख पाएंगे? बस हर टॉपिक के बाद अपने आप को इतने ही लेवल पे जज करना है कि क्या आप आईसीए द्वारा दिया गया ये जो टॉपिक है एज इट इज लिख पाएंगे या नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा एक काम करते हैं, मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को बच्चों एक आधा क्वेश्चन भी दिखाऊंगे कैसे इससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पहले एक टॉपिक और पढ़ाता हूं छोटा सा, और फिर आपको जो है वो क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन जो है ये पूछ रहे हैं। चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले क्विकली बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप लोग जो है उसको देख सकते हैं और बता सकते हैं कि आप इसका आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, जरा ये देखिए। कैपिटल रिजर्व रिप्रेजेंट profit that are available for distribution to shareholder held for the time being or any one or more purposes। बताइए जी, करेक्ट और इनकरेक्ट आपने बताना है बच्चों, करेक्ट और इनकरेक्ट आपने बताना है। ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, आई होप आप लोग कर लेंगे। सर दूसरा क्वेश्चन दिखाओ, दूसरा क्वेश्चन दिखाओ। हाँ दूसरा क्वेश्चन में दिखाता हूँ बच्चों, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपसे किस किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछेगा आईसीआई इन टॉपिक्स में से, और फिर आप जज कीजिएगा कि जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं क्या हम उसके बेसिस पे आंसर लिख पाएंगे। एक और क्वेश्चन ऐसा है, कैपिटल रिजर्व जनरली कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग डाउन द फिक्टिशियस एसेट और लॉसेस सब्जेक्ट टू प्रोविजन द आर्टिकल्स और फॉर इशूइंग द बोनस शेयर्स इफ इट इज, हाँ जी, और फॉर इशूइंग द बोनस शेयर्स इफ इट इज रियलाइज्ड। बताइए जी, करेक्ट इनकरेक्ट? दिस इज करेक्ट, डन, बोल दो। अच्छा एक और क्वेश्चन बच्चों, इस पे क्वेश्चन आएगा पक्का, कैपिटल इस पे रिजर्व पे ये ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपसे अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछने वाले हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। बताओ जी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जा सकता है? आप बताइए। आंसर इज नो, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। और आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं बच्चों, और आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाता हूं, साथ में जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व कर पाएंगे? रेवेन्यू रिजर्व वो प्रॉफिट्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है और वो आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी साल में आपके पास डिविडेंड नहीं है, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, आप वहां पे यूज कर सकते हैं। बिजनेस की एक्सटेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर सकते हैं, एंड जनरल स्ट्रेंथनिंग ऑफ दी बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। जबकि कैपिटल रिजर्व की अगर बच्चों में बात करता हूं तो उस पे होते हैं रिस्ट्रिक्शन, वो आप सिर्फ अपने फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, कम ऑन, यस और नो। बोनस शेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं, ऑथराइजेशन चाहिए आर्टिकल्स के अंदर, और बोनस शेयर्स के लिए तभी यूज कर सकते हैं जब वो रियलाइज्ड हो। कम ऑन, जब वो क्या हो जल्दी बता दीजिए, रियलाइज्ड हो। डन, बोलिए। फिर एग्जांपल दे सकते हैं कि कैपिटल रिजर्व में क्या क्या आता है, आपका शेयर प्रीमियम आता है, आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आता है। इजी, बोल दो हाँ के ना। चलो जी, देन इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों वो हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजन। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजन ऑल्दो आप लोग कर सकते हो, आपने बचपन में अकाउंट्स में पढ़ लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्लास 11th या 12th में आपको टीएस ग्रेवाल या फिर डीके गोयल सर की बुक में ये पढ़ने को मिल जाता है कि भाई रिजर्व्स और प्रोविजन के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या होता है। डन, डन, लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो हैं हमारे मेनली किससे रिलेटेड, हमारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है वो आपने करनी है। चलिए एक क्वेश्चन बच्चों को और दिखाता हूं, एक क्वेश्चन आप लोगों को और दिखाता हूं, छोटा सा क्वेश्चन में जानबूझ के आप लोगों को दिखा रहा हूं, और आज के बाद हम ऐसे ही करेंगे, हर टॉपिक के बाद बच्चों क्वेश्चन जरूर देखेंगे इस चैप्टर में ताकि कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ा रहे। रिजर्व्स are vital source of financing by internal means. Explain and also discuss the meaning of reserves along with revenue and capital reserve. देखिए क्वेश्चन देख के लग रहा होगा बड़ा टफ सा क्वेश्चन है, ये क्या पूछ लिया, कुछ भी नहीं है। जो बच्चों हमने इंट्रोडक्टरी यहाँ पे पढ़ाई करी है ना कि भाई रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें जो है आपने लिख के आनी है 3 नंबर के लिए। ये करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है बेटा, ये करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, ये प्रॉपर आपका एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, और ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपने जो है करके आना है। कैसे, जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का इंट्रोडक्टरी मैटर था वो सारा आप इसके अंदर लिख के आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना, कम ऑन। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछे जा रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस के ऑडिट से। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर पाएंगे बहुत अच्छे से। डन, चलिए जी,
चलिए जी, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे। और अगला टॉपिक बच्चों हमारे पास कौन सा आने वाला है हमारी बुक के हिसाब से, अब हम लोग काम करने वाले हैं। अच्छा, डिस्क्लोजर आप लोग करने वाले हो, याद है ना, डिस्क्लोजर्स आप लोग करने वाले हो। अगला टॉपिक हमारा कौन सा आने वाला है, ऑडिट ऑफ बोरोइंग्स। काफी लेंथी टॉपिक है और इसमें बच्चों आईसीए ने क्या किया है, देखो आप जहां भी देखोगे ना, आईसीएआई ने किसी किसी सेशन में आपको बोला है, पहले तो बैलेंस शीट के आइटम चल रहे हैं, बैलेंस शीट के आइटम में तो जनरली हम लोग ईआरसीवी चेक कर रहे होते हैं और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर और ऐड कर दिया है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बच्चों एज पर शेड्यूल 3 छोड़ दो। अच्छा जी, फिर ई तो एग्जिस्टेंस हमें पता ही है। आईसीआई ने कई कई टॉपिक्स में आर को गायब कर रखा है, यानी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को गायब कर रखा है, वो ईसीवी पीएनडी पे फोकस कर रहा है, ईसीवी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर पे फोकस कर रहा है। मैं बोलूंगा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम भी भाई साहब उन्हीं टॉपिक पे फोकस करेंगे जिसपे आईसीआई फोकस कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं बोरोइंग्स की। बोरोइंग्स बच्चों आपको पता है वो अमाउंट है जो हम बोरो करते हैं यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक बैंक लोन, डिवेंचर एंड आपका पब्लिक फिक्स डिपॉजिट एटसेट्रा। पब्लिक फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एक ओवरव्यू दे देता हूं बच्चों। जैसे आप बैंक के अंदर जाके एक एफडी बना सकते हो ना, वैसे आप कॉर्पोरेट्स के साथ भी एफडी बना सकते हो। कॉर्पोरेट्स मतलब जैसे रिलायंस है, आप रिलायंस को पैसा चाहिए, रिलायंस बैंक से ना उठा के आपके पास आएगा कि मैं आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट दे रहा हूं, आप मुझे पैसे दो और मैं आपको फिक्स जो है वो क्या देता रहूंगा, इंटरेस्ट देता रहूंगा। डन, बोल दो हाँ के ना। अच्छा सर, डिस्क्लोजर पे कैसे क्वेश्चन आएगा, अभी डिस्क्लोजर के भी क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, चिंता मत करिए। आई अब बात करते हैं बच्चों बोरोइंग की। और बोरोइंग में देखो पहले स्ट्रक्चर समझ लो। बोरोइंग में आईसीए ने अलग तरीके से काम किया है। कहता है एग्जिस्टेंस को लेके क्या क्या चेक करोगे वो बता दो, फिर कहता है साहब कंप्लीटनेस को लेके क्या क्या चेक करोगे वो बता दो, और फिर कहता है कि वैल्यूएशन को लेके क्या क्या चेक करोगे वो बता दो। मैंने एक नहीं डाला इसके अंदर, बताओ कौन सा एक नहीं डाला मैंने नोट्स में, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो हमारी एग्जिस्टेंस आ गई, कंप्लीटनेस आ गई, वैल्यूएशन आ गई, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर आ गई। ईसीवी मैं पढ़ाऊंगा, पीएनडी आप करेंगे। डन, बोल दो हाँ के ना। और सर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कहां गया, आईसीए ने दिया ही नहीं, टॉपिक ही नहीं। डन। अच्छा अब बच्चों एक रेस शुरू होगी। रेस कौन सी, पॉइंट्स याद करने की, और उसमें वो कामयाब है जो रिवीजन करता रहेगा। बस आ जाओ जरा रेस शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बोरोइंग की एग्जिस्टेंस को लेके क्या क्या चेक करना है, बोरोइंग की एग्जिस्टेंस को लेके क्या क्या चेक करना है। नंबर 1 बोर्ड मिनट्स। बोर्ड मिनट्स किस लिए बच्चों, इधर देखो भाई, जब भी कंपनी कोई लोन लेगी क्या वो इसका डिसीजन लेगी कि लोन लेना है नहीं। डिसीजन कैसे होते हैं, मीटिंग में होते हैं। मीटिंग में क्या बनते हैं, मिनट्स बनते हैं। तो सबसे पहले ऑडिटर को बोला जा रहा है कि भाई चेक कर लो कि बोर्ड मिनट्स हैं या नहीं, हम लोग रिव्यू करेंगे बोर्ड मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ द न्यू लैंडिंग। सिंपल। अब इसको आप कैसे लिख दो, मुझे चाहिए कि बस आप बोर्ड से रिलेटेड एक पॉइंट लिख के आप ये बोलो भाई चेक दी बोर्ड रेजोल्यूशन पास्ड फॉर द अप्रूवल ऑफ द न्यू लैंडिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस बोर्ड आना चाहिए, बोर्ड की मीटिंग आनी चाहिए, बोर्ड की मीटिंग के मिनट्स आने चाहिए, रेजोल्यूशन लिखना है लिख दो, नहीं लिखना है कोई बात नहीं। मोटे मोटे तौर पे बोर्ड मिनट चेक करना है ऑडिटर को। देखिए बच्चों आप समझ रहे हैं, नेचर समझ रहे हैं। ये लाइन मेरे लिए इररिलेवेंट है अगर आपको ये समझ आ गया कि चेक क्या करना है। मुझे पता है आप सिर्फ एक वर्ड सुन के लिखाओगे। हाँ जी, क्या इंश्योर करने जा रहे हैं, एग्जिस्टेंस। सबसे पहले हम क्या देखोगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बोर्ड मिनट। अब इसमें लिखना क्या है, auditor will check whether a proper resolution has been passed, a proper approval has been passed by the board for the new lending. That's it. Easy. आ जाओ सेकंड बच्चों, कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या, उसी बात को आपको कई बार लगेगा सर ये तो ओवरलैपिंग हो रही है, ये तुमने पहले पढ़ा हुआ है। वही कह रहे हैं कि भाई सिग्निफिकेंट डेट कमिटमेंट्स अप्रूव्ड होनी चाहिए बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी कंपनी डेट को लेके कमिटमेंट कर रही है, उधार को लेके, बोरिंग पता है ना, कंपनी ने उधार लिया है, हम उसका ऑडिट कर रहे हैं। कंपनी ने उधार लिया है, हम उसका ऑडिट कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों आपको बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे। मैंने बोला जी सारी बातें छोड़ो, बस एग्जिस्टेंस वर्ड याद रख लो और एक कीवर्ड याद रखते जाना। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग, उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, कमिटमेंट। देन थर्ड डिटेल्स, हम लोग क्या करेंगे, जितने लोन रिकॉर्ड कर रखे हैं और जो लोन एग्रीमेंट है मैच कर लेंगे। लोन एग्रीमेंट हमारा एक बैंक के साथ था 50 करोड़ का, और भाई साहब वो लोन जो है वो दिखाई दे रहा है 60 करोड़ पे, तो कुछ तो गड़बड़ है। कम ऑन, यस और नो। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने लोन जितने भी हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं उनको लोन एग्रीमेंट के साथ मैच कर लेंगे। लिमिट वेरीफाई, लोन आर इन बोरिंग लिमिट एज पर इंटरनल रूल्स एंड लॉ एंड रेगुलेशन। इससे जेनरिक पॉइंट और क्या होगा, चेक कर लो भाई जो लोन ले रखे हैं वो लिमिट में है। लिमिट कौन सी, जो भी कंपनी के इंटरनल रूल्स हैं और लॉ और रेगुलेशन है। ओके, ऐसे 505 सबसे इजी। इंडिपेंडेंट
हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं बेटा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर सारे लेंडर्स को बैंक की मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन के साथ लेटर लिखेगा, चेक करके बता दो जी हमारे पास ये बैलेंस आ रहा है, आपके पास भी यही बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन विल बी डन एज पर एस 705। डिबेंचर के केस में डिबेंचर ट्रस्ट डीड पढ़ लेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेंगे, डेट ऑफ रिडम्पशन वगैरह देख लेंगे। अगर कोई डेट रिटायर हो गया, डेट रिटायर हो गया मतलब डेट आपने रीपे कर दिया है, तो ये इंश्योर करो कि डिस्चार्ज इज रिसीव ऑन दी एसेट्स। मतलब आपने कोई लोन लिया था, कोई एसेट गिरवी रख के, अब आपने उस लोन को रीपे कर दिया है, तो बेटा वो आपका एसेट डिस्चार्ज हो जाना चाहिए या नहीं, मुझे बता दो। कम ऑन, यस और नो। चलिए सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे। बोरोइंग्स की बच्चों हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस। मैंने आपसे बोला सिर्फ अपने पॉइंट्स याद रखने, बोर्ड मीटिंग से शुरू कर दो। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी, फिर बेटा बोर्ड क्या करेगा, कम ऑन, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी, फिर बोर्ड क्या करने वाला है, कमिटमेंट करने वाला है। ये दो बातें तो याद हो रही हैं। फिर बच्चों क्या आएगी, लोन एग्रीमेंट आएगी, हम डिटेल्स चेक कर लेंगे। फिर बच्चों हम लोग साथ में और क्या करने वाले हैं, लिमिट में रहेंगे। 4 बातें बस, नीचे वाली बातें बहुत आसान, एस से 505, डिबेंचर एंड रिटायरमेंट ऑफ डेट। इस तरीके से आपने सेट बना लिया। मैंने बोला ना अब रेस शुरू होगी पॉइंट्स याद करने की। सर इसके लिए कोई लर्निंग टेक्निक बना दो। बेटा मैं बना तो दूं, लेकिन कितने टॉपिक के बनवाओगे, कितने टॉपिक के लिए? हर चीज की एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। मैं बनवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पॉइंट यह है कि ऐसे ही अभी 60 टॉपिक और होने वाले हैं, और फिर आपको सिर्फ मेमोरी टेक्निक याद रहेगी। चलिए सर इसमें से कितने पॉइंट याद रह जाएं, बेटा 5-6 भी याद रह जाएं बहुत है। और मैं आपको बोल रहा हूं इसका एक ही तरीका है कि आप लोग मेरे साथ रिपीट करते जाएंगे, रिवीजन वीडियो देखते जाएंगे। एग्जिस्टेंस देखो बेटा, एग्जिस्टेंस मेरे साथ सबसे पहले क्या होगी, बोर्ड की मीटिंग होगी, फिर उनकी कमिटमेंट होगी। देखो तो मैं एक पैटर्न बनवा रहा हूं। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, हम लोग डिटेल्स चेक करने वाले हैं और लिमिट चेक करने वाले हैं। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों मैं कुछ भूल भी जाऊं तो टेंशन मत लेना, एस से 505 है, डिवेंचर है, रिटायरमेंट ऑफ डेट है। कितने पॉइंट्स मैंने फिर भी बता दिया आपको, 7 पॉइंट मैंने बच्चों फिर भी आपको कवर करा दी। सारे कवर हो गए क्या? अरे सारे कवर हो गए तो एक रह गया, नहीं सारे कवर हो गए। और क्या चाहिए, ये ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे। और सही बोल रहा है मैंने, कह रहा है इतने घर बना देंगे तो याद ही नहीं रहेगा कौन सा घर किसका। याद है ना, बैंक ऑडिट में हम लोग यूज कर चुके हैं बच्चों एक बार, मेमोरी पैलेस, राइट। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप जेनरिक पॉइंट्स याद रख के जाएं। बताइए बोरोइंग्स की एग्जिस्टेंस पे लिख के आप आएंगे, बोलिए हाँ के ना। फ्लो बनाओ, फ्लो बनाओ। सबसे पहले मीटिंग होगी, फिर कमिटमेंट होगी, चलो जी। उसके बाद बच्चों डिटेल्स चेक करेंगे, लिमिट चेक करेंगे, चलो जी। 505 डिबेंचर और रिटायरमेंट ऑफ डेट। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, रिवाइज करने में तो 10 सेकंड लग रहे हैं। ओके अब इनके अंदर लिखना क्या है, अब इनके अंदर लिखना क्या है, ये बच्चों आपकी कॉमन सेंस है। मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स चेक करो कि भाई न्यू लैंडिंग जो है बोर्ड से अप्रूव्ड है। अच्छा जी, कमिटमेंट चेक करो, जो नई कमिटमेंट्स कर रहे हैं हम लोग लैंडिंग के लिए वो भी बोर्ड से अप्रूव्ड है। फिर उसके बाद डिटेल्स हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे भाई जो लोन रिकॉर्डेड है उसकी डिटेल लोन एग्रीमेंट से मैच करती है या नहीं। लिमिट चेक करो, कंपनी ने जो बोरिंग ले रखी है वो विद इन प्रॉपर लिमिट है या नहीं एज पर लॉ एंड रेगुलेशन। ऐसे 505 ऑडिटर विल परफॉर्म independent external confirmation to confirm the balance of the loan shown in the financial statement of the company with the lenders। अच्छा जी, फिर उसके बच्चों डिबेंचर नाम सुनते ही डिबेंचर ट्रस्ट डीड, कुछ भी भूल जाओ तो डिबेंचर के साथ डिबेंचर ट्रस्ट डीड तो याद रख सकते हो। एग्जामिन द डिबेंचर ट्रस्ट डीड वेदर द टर्म्स एंड कंडीशंस आर बीइंग फॉलोड और नॉट। एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, अगर कोई डेट रिटायर हुआ है, कोई डेट रीपे किया है, तो आपको चेक करके बताना है कि भाई ये जो डेट रिटायर हुआ है इससे रिलेटेड कोई एसेट्स थे तो वो प्रॉपर्ली डिस्चार्ज है या नहीं है। बोलिए याद हो गया, याद हो गया। यही बच्चों सेम मैं रिवीजन वीडियो में आपको दे दूंगा, आप उसे मल्टीपल टाइम सुन सकते हैं, देख सकते हैं और एग्जाम में जा सकते हैं। इजी, बोलो हाँ क्या ना। एक क्वेश्चन आया एक बच्चे का कि सर क्या हम इसमें जनरल नॉलेज वाले पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। बेटा मैं बोलूंगा वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। व्हाट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि जब कुछ ना आए तो लिख देना, लेकिन पहली कोशिश क्या होगी, क्लोज टू ICAI। हाँ जी, पहली कोशिश क्या होने वाली, कम ऑन टेल मी, क्लोज टू ICAI। चलिए जी, तो अब बोरिंग बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 3 से 4 नंबर का, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। मेरे हिसाब से ये सब बच्चों निकम्मापन है, किसका मैं नहीं बोलना चाहता, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ऐसे 505 में घूटा पड़ा है। ये आप कह रहे हैं कि अब बताओ कि डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर कैसे लगाओगे बोरिंग्स के ऊपर। मैंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर देखो प्लीज प्लीज, इधर देखो। रोल आउट इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन। रोल आउट का मतलब रोल आउट पता क्या है, सेंड।
और बस थोड़ा टेक्निकल सा वर्ड लिख के रोल आउट। हमने ऐसे 505 में पढ़ा नहीं था कि हम लोग सेंड करेंगे, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। रोल आउट वही है बेटा, जेन जी, यस बिल्कुल। रोल आउट इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन एंड परफॉर्म दी फॉलोइंग। देखना जरा, कंफर्मेशन में सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मांगो, रिप्लाई ना आए तो रिमाइंडर दे दो, कंफर्मेशन आ जाए तो बैलेंस को चेक कर लो जो आपके पास है, और बैलेंस मैच नहीं हो रहा रिकंसिलेशन कर लो अगर डिफरेंसेस हैं। और अगर बच्चों डिफरेंस यहां पे आपको दिख रहा है, एक तो रिकंसिलेशन करा ली, साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग लेंगे अगर वो प्रूव कर पा रहे हैं कि भाई डिफरेंस का रीजन क्या है। अगर जिस बच्चे को ऐसे 505 याद है वो कह रहा है मुझे टेंशन नहीं, मुझे पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी है, मैंने उसमें सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मांग ली है, कम ऑन सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मांग ली है, अगर नहीं आई तो रिमाइंडर भेजा है, आ गई तो बैलेंस से मैच करने की मैंने कोशिश करी है, नहीं हुआ तो रिकंसिलेशन करवा ली है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, खत्म। बताओ फ्री के नंबर है कि नहीं? अब कोई बच्चा पढ़ के ही ना जाए और वो बच्चा उसका जेनरिक आंसर लिख के आए तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ भी क्यों है मैं आपको बता दूं, बिकॉज आईसी की चेकिंग कैसी होती है, चलो रिवाइज करा दूं, प्रिंसिपल बेस्ड या रूल बेस्ड? बोलो रूल बेस्ड। और यही प्रॉब्लम है, अगर प्रिंसिपल बेस्ड होती तो बेटा आप अपने प्रायर नॉलेज पे ये सारे काम कर सकते थे। बोल दो हाँ के ना। आ जाइए फिर से, डायरेक्ट कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बोरोइंग्स, ये वर्ड लिख के आना बच्चों, ये मत लिख के आना सेंड। रोल आउट, बोलो बेटा क्या रोल आउट, क्या रोल आउट करने वाले हैं? कम ऑन, क्या रोल आउट करने वाले हैं? इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन। एंड हम लोग उसमें क्या करेंगे, बिना देखे बोलेंगे हाँ जी, हम लोग उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आस्क ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रिमाइंडर फॉर नो रिप्लाईज। अच्छा जी, आ गया तो हम लोग उसको क्या करेंगे, मैच करेंगे विद द बैलेंस। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंसेस है तो रिकंसिलेशन मांगेंगे मैनेजमेंट से, रिकंसाइल करके दो ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे दो डिफरेंसेस रिलेटेड। दैट्स इट, इजी 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 इजी। लीजिए बच्चों, इसमें से आपको मैं दिखाता हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ है। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको ले चलता हूं बच्चों इसके क्वेश्चंस आपको दिखाने के लिए। लो भाई लो, आपका डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर का क्वेश्चन। इसका बच्चों क्वेश्चन अभी क्वेश्चन बैंक में नहीं दिख रहा है, बट ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ है एग्जाम में कि डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर आप क्या लगाओगे बोरोइंग्स पे, तो आप एग्जैक्टली यही लिख के आ जाओगे। आ जाओ, अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ऑडिट प्रोसीजर फॉर कंप्लीटनेस। एक एक टॉपिक बताते जाओ, पहले पुराने वाले रिवाइज करके आते हैं। बोरोइंग की एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे? 7 पॉइंट थे, बोर्ड मीटिंग, कमिटमेंट, डिटेल, लिमिट, 505, डिबेंचर एंड रिटायरमेंट ऑफ डेट। बताइए क्लियर है? क्लियर है? कम ऑन। अच्छा जी, देन इसके बाद अब देखो आपके मन में बहुत सारे उछाले आ रहे हैं, सर हम 505 को वाला पॉइंट लिखा है, पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन, ये वो नहीं, यही तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, रूल बेस्ड चलने का है। बोलो क्या चलने का है? रूल बेस्ड चलने का है, और रूल आईसीआई की बुक में लिखे हुए हैं। आ जाओ, देन इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ऑडिट प्रोसीजर फॉर कंप्लीटनेस, बहुत आसान, सिर्फ 4 पॉइंट है। नंबर 1, सबसे पहले कंप्लीटनेस में चेक क्या करना है हमने? कंप्लीटनेस में चेक क्या करना है? ऑल बोरिंग हैव बीन अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन अ टाइमली बेसिस। ये बात तो बच्चों आई होप सबको पता है। जहां कंप्लीटनेस आ जाए, 2 बातें, ऑल रिकॉर्डेड, नन इज अनरिकॉर्डेड। ऑल रिकॉर्डेड और नन इज अनरिकॉर्डेड, ये 2 बातें हमें लिखनी होती है। आइए अब क्या चेक करोगे? सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हम स्केड्यूल मांग लेंगे। अब ये स्केड्यूल क्या होता है भाई? कंपनी ने कहीं तो सारी बोरोइंग्स मेंटेन कर रखी होंगी, कहीं तो सारी बोरिंग्स की डिटेल मेंटेन कर रखी होंगी। कम ऑन, यस और नो? बस उसी को स्केड्यूल बोलते हैं। हम कंपनी से बोलेंगे लाओ लीजिए लाओ स्केड्यूल दो, किसका? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग का, जिसमें हमें दिखा रखा हो बैलेंस एट द बिगिनिंग क्या था, बैलेंस एट द एंड क्या था, और ड्यूरिंग द ईयर कितनी बोरिंग्स आपने ली है, कितनी बोरिंग्स आपने रीपे करी है। कीवर्ड है स्केड्यूल। स्केड्यूल मांग लो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग का, जिसमें बैलेंस एट द बिगिनिंग एट द एंड हो, और बोरिंग्स टेकन और रीपे ड्यूरिंग द ईयर हो। डन? बोलिए। अच्छा, देन हम लोग क्या करेंगे? विल ट्रेस द क्लोजिंग बैलेंस एज पर शेड्यूल टू द जनरल लेजर। अब हम क्या करने वाले हैं? उस शेड्यूल से हम लोग बोरिंग्स के अकाउंट में ट्रेस करते हुए पहुंच जाएंगे कि अच्छा जी आपने शेड्यूल में बैलेंस दिखा रखा है, अब जरा इसका अकाउंट दिखाओ। अकाउंट को हम लोग चेक करेंगे कि अकाउंट के हिसाब से बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हमने एडिशनल डेट लिया था, अगर हमने, अब देखो ये क्या करना है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ऑडिटर, कल एक बच्चे ने बोला भी था, ऑडिटर नजर रखेगा भाई एडिशनल डेट के केसेस पे। अचानक से बैलेंस, अचानक से पीएनएल में कोई बहुत बड़ा आइटम नजर आ रहा है आपको इनकम का, आपने पूछा भाई ये कहां से हुई है इनकम, तो पता चला आपको कि भाई ये तो किसी ने क्या दिया था, लोन दे रखा है। पहले तो अकाउंटेंट को पकड़ लो कि लोन को तुमने इनकम में कैसे दिखा दिया। और दूसरी बात,
अगर बच्चों उन्होंने ये अपने डेट में नहीं दिखा रखा तो बैलेंस शीट भी गड़बड़ होगी, तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे भाई इसे कहां पे दिखाओ, जाके आप बैलेंस शीट में दिखाओ, राइट। तो हम एडिशनल डेट को भी कंसीडर करते हुए चलेंगे। वी विल कंसीडर एविडेंस अबाउट एडिशनल डेट। हम मिनट्स ऑफ मीटिंग देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे, कंफर्मेशन भी ले सकते हैं लोगों से कि भाई आपने कोई उधार तो नहीं दिया है कंपनी को, ये जो आपने पैसे दिए हैं ये किस नेचर के हैं, ये कंफर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन चेक कर लीजिएगा ताकि आप लोग पता लगा पाए कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं है, और ट्रांजैक्शन जो है वो करंट पीरियड से ही बिलोंग करती है। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं है, मतलब इस डेट पे आपका कोई लोन था, ऐसा तो नहीं वो आपने लोन दिखाया ही नहीं, और साथ साथ में जो भी ट्रांजैक्शन है इस लोन की वो इसी करंट पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, राइट। बस इतनी सी बात आपको जो है वो लिख के आनी है। 4 पॉइंटर्स क्या क्या है बता देता हूं। नंबर 1, स्केड्यूल ले लो, क्लोजिंग बैलेंस को ट्रेस कर लो लेजर के अंदर, एडिशनल डेट के एविडेंस को कंसीडर कर लो, यानी ये पॉसिबिलिटी कि ऐसा तो नहीं है कंपनी ने और भी लोन ले रखे और हमें बताया नहीं है, और ईयर एंड के बाद वाली, ईयर एंड होता है 31 मार्च को, आप ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हो लेटेस्ट से 30 जून को, तो इसके बीच की जो ट्रांजैक्शंस है आप उसको भी कंसीडर कर लो। इससे आपको 2 बातें पता चल सकती है कि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं है, और साथ साथ में कट ऑफ भी चेक हो जाएगा कि लोन से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो भाई साहब हमारे इसी ईयर में रिकॉर्ड होने चाहिए जिस ईयर के वो खर्चे हैं, और किसी ईयर में वो रिकॉर्ड ना हो। लीजिए 4 बातें बच्चों मुझे बताओ लिख सकते हो कि नहीं कंप्लीटनेस के लिए। पहले सबसे पहले क्या बोलोगे, स्केड्यूल। दूसरा क्या बोलोगे, ट्रेस। तीसरा क्या बोलोगे आपका तीसरा आप लोग क्या बोलने वाले हो, एडिशनल डेट की कंसीडरेशन, और चौथा आप लोग क्या बोलने वाले हो, सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन। दैट्स इट। ओके, अब आपके मन में सवाल आएंगे, जैसे कि एक सवाल, सर मिनट ऑफ मीटिंग से एडिशनल डेट का एविडेंस ऑडिटर को कैसे मिलेगा? बताओ भाई बताओ। अगर कोई डेट लिया होगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई सारी चीजें मिनट्स ऑफ मीटिंग में रिकॉर्ड होती हैं, राइट। कोई डेट लिया होगा, उसका अप्रूवल होगा। अप्रूवल कैसे होता है बेटा, मीटिंग में तो होगा, और मीटिंग में हुआ होगा तो क्या वो मिनट्स में रिकॉर्ड होगा? कम ऑन, यस और नो? डन। फिर से हम पढ़ रहे हैं बोरोइंग, बोरोइंग में पढ़ रहे हैं कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस को लेके बच्चों 4 बातें मुझे बता दो जल्दी से, बस सिर्फ 4 बातें बता दो। सबसे पहले स्केड्यूल मांगा, स्केड्यूल से हमने ट्रैकिंग करनी शुरू करी, फिर हमने एडिशनल डेट को भी कंसीडर कर लिया, और सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन को देख लिया, किस लिए, कहीं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं है, और कट ऑफ प्रॉपर है या नहीं है। दैट्स इट। इजी इजी, बोलिए क्वेश्चन कैसे आएगा। हाउ एज ऑडिटर यू विल चेक द कंप्लीटनेस असर्शन विद रिस्पेक्ट टू द बोरोइंग्स। मेरे साथ लीजिए, एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूं, किससे रिलेटेड, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड। एग्जिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पूछा गया है पुराने टाइम पे 5 नंबर के लिए। देखिए, ऑन गोइंग थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ PQR लिमिटेड, auditors of Kamal Gagan and Associate observed that company has taken loan from bank and financial institution. Further, audit team discusses the following about liabilities. Liabilities are the financial obligation of an enterprise other than the owner's fund. Liabilities include loan, borrowing, trade payable and other current liabilities, deferred payment and credit provisions. Verification of liability is important as that of asset for ठीक है, if any liability is omitted or overstated, the balance sheet would not show true and fair view of the state of affairs of the company. ये सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं। Advice stating clearly the audit procedure generally required to undertaken to verify the existence of the borrowing. क्वेश्चन समझ में आता है क्या पूछ रहे हैं? एक लाइन में बताओ, एक वर्ड बताओ क्या पूछ रहे हैं, एक वर्ड में बताओ क्या पूछ रहे हैं, लाइन भी नहीं, एग्जिस्टेंस वाले पॉइंट पूछ रहे हैं। अब एग्जिस्टेंस वाले पॉइंट बच्चों हमें कितने याद है, हमें ये देखना है। एग्जिस्टेंस वाले पॉइंट याद है आप लोगों को? सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग, फिर बच्चों क्या चेक करी थी, कमिटमेंट 2, फिर उसके बाद क्या था, डिटेल। एक पॉइंट और बता दो मुझे, डिटेल के साथ और कौन सा था, कम ऑन जल्दी बताओ, डिटेल के बाद वाला बताओ, लिमिट, वेरी गुड। फिर उसके बाद तो बहुत ही आसान, 505 डिबेंचर, एंड उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ डेट नॉट डेथ। इजी इजी। सर अब देखो क्वेश्चन आएगा, सर पॉइंट याद है, अंदर का कंटेंट याद नहीं है। अगर तुम ये कह रहे हो तो नालायक हो तुम, इसका मतलब आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है भाई साहब। देखो बुरा मत मानना, इसका मतलब आप बिल्कुल ही रटने की कोशिश। अब बोर्ड मीटिंग में क्या चेक करोगे, आप ये चेक करोगे कि भाई जितनी भी बोरिंग्स ली गई हैं वो बोर्ड मीटिंग में हम लोग उसके मिनट चेक कर लेंगे कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है। रिटायरमेंट ऑफ डेट में क्या चेक करोगे, मैंने आपको समझाया था बच्चों, जब भी कोई डेट रिटायर होता है, उसके अगेंस्ट जो आपने सिक्योरिटीज, जो आपने एसेट्स एज अ चार्ज क्रिएट करवा रखे थे वो डिस्चार्ज हो गए कि नहीं, ये एश्योर कर लो। और कोई भी पॉइंट उठा लो ना, आप मुझसे कोई भी पॉइंट उठा के देख लो, डिटेल कि भाई लोन का जो अमाउंट है और जो उसकी लोन की डिटेल्स है एग्रीमेंट में वो मैच करती हैं या नहीं करती हैं। लिमिट, कंपनी ने जो लोन लिया है वो एज पर द लिमिट है या नहीं है।
505 इंटर, आप इस पे तो पूरा ऐसे लिख के आ सकते हो तुम लोग। आप इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल कंफर्मेशन कंडक्ट करोगे विद रिस्पेक्ट टू दी बोरोइंग्स। अच्छा जी, डिबेंचर सुनते ही बाहर आना चाहिए। डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड पढ़ लेंगे। डिबेंचर ट्रस्ट डीड के सारे टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक भी चीज मैंने नहीं देखी और आपके साथ साथ बोल रहा हूं बच्चों। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या था, कमिटमेंट। चेक कर लो भाई, कमिटमेंट जो भी हम लोग कर रहे हैं लोन्स की, वो सारी अप्रूव्ड हैं या नहीं, बात खत्म, इजी। अंदर का कंटेंट याद नहीं कर सकते आप लोग, अंदर का कंटेंट बच्चों आपको अपनी जनरल नॉलेज पे लिख के आना पड़ेगा। यू हैव टू रियलाइज दिस। एंड जिस भी बच्चे को लग रहा है चैप्टर बहुत टफ है, ये मैं छोड़ दूंगा, मैं आपको कैसे समझाऊं, आप गलत सोच रहे हो बेटा। छुड़वाना होता तो मैं सबसे आगे रहता, मैं बोलता भाई छोड़ो, मेरी भी तो लाइबिलिटी कम होती। लेकिन मुझे पता है ना कि ये चैप्टर तुम पढ़ के जाओगे, थोड़े से देखो कितना एफर्ट होगा। मैं आपको बताता हूँ ये चैप्टर में कितनी देर लगाऊंगा मैं आपके साथ। मैं आपको नंबर ऑफ आवर्स बता दूं, मैं बच्चों इस चैप्टर में 10 से 15 घंटे लगाने वाला हूं, लगाऊंगा मैं 10 से 15 घंटे। आप भी अगर ये 10 से 15 घंटे लगा लो और इससे ये इंश्योर हो जाए कि आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर तो मिनिमम बढ़ रहे हैं, मिनिमम बढ़ रहे हैं, आप रिटर्न देखो कितना सही है। और ये चैप्टर बच्चों आपको कैसे परेशान कर रहा है, क्या ये आपको कॉन्सेप्ट में परेशान कर रहा है, मैं मान ही नहीं सकता। ये आपको लेंथ से परेशान करने की कोशिश करेगा, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा, है ना। देखो भारत बिल्कुल से बोल रहा है, आपको एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी पड़ती, इतना एफर्ट थोड़ी ना करते अगर स्कोरिंग ना होता। बिल्कुल ठीक बात है भाई, अगर ये स्कोरिंग ना होता मैं इतना एफर्ट नहीं करता। आ जाइए, डन, बोलिए, आ जाओ। चलते हैं बच्चों आगे। बोरोइंग की हमने एक असेशन और चेक कर ली है, वो कौन सी है, कंप्लीटनेस वाली। इसमें कुछ भी नहीं है, फिर से बोलता हूं, स्केड्यूल देख लो। उसके बाद स्केड्यूल के बाद बच्चों क्या किया, उसी स्केड्यूल से बैलेंस उठा के ट्रेस कर लिया हमने लेजर्स के अंदर जाके। देन थर्ड पॉइंट क्या है, एडिशनल डेट को कंसीडर कर लिया। एंड आखिरी बच्चों हमने बिल्कुल ईयर एंड या बोल सकते हैं सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन पे हमने ऑडिट प्रोसेस लगा के देख लिए, ताकि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो तो वो पता चल जाए। और साथ साथ बच्चों अगर कोई कट ऑफ से रिलेटेड इशू हो, यानी इस साल का खर्चा, इस साल का बोरोइंग अगर यहां पे रिकॉर्डेड ना हो तो हमें वो पता चल जाए। इजी इजी, आ जाओ। एक बच्चों हमने क्वेश्चन करके देख लिया, क्वेश्चन में रायता इतना इन्होंने इतना फैलाया, खोदा खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई। सीधा पूछ लेते ना कि भैया एग्जिस्टेंस के बारे में बता दो, आ जाओ। एक और असेशन बच्चों बोरोइंग की, एक और असेशन बोरोइंग की, कौन सी, वैल्यू। सर ये भी क्या याद कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे सर। रिवीजन वीडियो बना के दोगे, क्या लगता है, बिल्कुल बना के दूंगा, हाथ के हाथ, ऑन द स्पॉट, डोंट वरी एट ऑल। आ जाओ मेरे साथ साथ। वैल्यूएशन का मुद्दा क्या है, एंश्योर दैट लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट द करेक्ट अमाउंट। हाँ जी, एंश्योर दैट लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट दी, हाँ जी, रिकॉर्डेड एट दी करेक्ट अमाउंट। आइए जरा देखते हैं बच्चों इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी और मेथड, और जिंदगी भर याद रखो बच्चों, जहां अकाउंटिंग पॉलिसी और मेथड वर्ड दिख जाए ना, वहां एप्रोप्रिएट और कंसिस्टेंट अपने आप लगा देना। अकाउंटिंग मेथड शुड बी एप्रोप्रिएट एंड अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। ऐसा लग रहा है ना जैसे हम कितने विद्वान लोग हैं, नहीं है, हमें पता है, बस कंसिस्टेंट बोलते हैं, बात खत्म, राइट। हाँ जी, तो पहला पॉइंट बच्चों वैल्यूएशन के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड। अच्छा जी, दूसरा मतलब जबरदस्ती की बात है, मैंने भी जबरदस्ती की बात लिख दी कि लो यही पढ़ाएंगे, लोन बैलेंस और लोन एग्रीमेंट अग्री होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, हमने पहले भी तो ये बात पढ़ी थी कि भाई डिटेल्स मैच होनी चाहिए ना, जो लोन बैलेंस आ रहा है और जो आपका लोन एग्रीमेंट है उसकी डिटेल्स मैच होनी चाहिए। अच्छा जी, देन उसके बाद फॉर, ये मैंने पता है, अभी आप अगर अपने बुक में देखोगे तो इसके 15-16 पॉइंट्स होंगे। मैंने आपके लिए आसान आसान वाले जो याद रह जाएंगे वो खींच लिए। फॉरेक्स वाला पॉइंट हमेशा लिख के आना, दूसरों की आंखों में चमक पैदा हो जाती है। फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर में बात कर रहा है, डॉलर में, तो बहुत सिंपल है। अगर आपने कोई लोन फॉरेक्स में ले रखा है, फॉरेन एक्सचेंज में ले रखा है, क्लोजिंग रेट चेक करो, कंप्यूटेशन वेरीफाई करो, कंप्लायंस विद AS11 चेक करो। AS2 नहीं है बच्चों, AS11 है। कंप्लायंस विद AS11 जो है आप लोग क्या करो, चेक करो, दैट्स इट, बात खत्म। 3 पॉइंट बताओ, आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक 3 पॉइंट याद नहीं जाते। अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड, साउथ बॉम्बे ऑडिटर्स, एप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट, डन, बोल दो हाँ कहना। फिर उसके बाद जबरदस्ती लोन बैलेंस और लोन एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। लोन बैलेंस और बच्चों आपके जो लोन एग्रीमेंट की डिटेल्स है वो क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। और तीसरी बात बच्चों फिरंगी वाली बात है, फिरंगी, एफ से फिरंगी, एफ से फॉरेक्स। फॉरेक्स में अगर लोन है, क्लोजिंग रेट चेक करें, वापस उसको रिकम्प्यूट करें, AS11 की कंप्लायंस चेक करें। जितने AS मार के आओगे ना इनके मुंह पे, ये कहेंगे ये है बच्चा, ये ढूंढ रहा था मैं। जितने AS, जितने स्केड्यूल 3, जितने रूल्स, जितने सेक्शन मार के आओगे, ये आ जाओ। देन अगला बच्चों
अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, इधर देखो कितनी आसान बात है, आपने लोन लिया था सिक्योरिटी देके, सिक्योरिटी की वैल्यू जो है वो भाई लोन के अमाउंट से कम हो गई है, तो सिर्फ उतना ही लोन सिक्योर दिखाएं जितना वो सिक्योरिटी से कवर्ड है। आपने मेरे साथ, आपने लोन लिया था सिक्योरिटी देकर, सिक्योरिटी की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, तो सिर्फ और सिर्फ उतना ही लोन दिखाएं जितना, उतना ही लोन सिक्योर्ड लोन दिखाएं जितना सिक्योरिटी से कवर्ड है। बच्चे कह रहे हैं सर ये तो फ्यूजन चल रहा है, वहां बैंक ऑडिट में हमने बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था जब सिक्योरिटी की वैल्यू नीचे आ जाए तो क्या करना है, या हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं जब सिक्योरिटी की वैल्यू नीचे आ जाए तो क्या करना है। हम तो भगवान विष्णु का अवतार बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, अष्टभुजाधारी। बस बेटा यही हो रहा है। हाँ जी, क्लियर है, जल्दी बता दो बेटा, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी वाला पॉइंट क्लियर है। सर एक बार ना सारे पॉइंट ऊपर से रिवाइज कराते लाओ तो मजा आएगा। हाँ, जितने भी हैं सब करेंगे। सबसे पहले साउथ बॉम्बे ऑडिटर्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग मेथड्स, फिर उसके बाद लोन बैलेंस टू लोन एग्रीमेंट, उसके बाद बच्चों अब तो फिरंगी बन गए हम लोग, फॉरेक्स, और फॉरेक्स के बाद बच्चों हम लोग क्या बन गए, बैंक के पॉइंट से भी सोचा, अपने पॉइंट से भी सोचा, सिक्योरिटी वाला पॉइंट आ गया। आ जाओ जी। देन उसके बाद ये, इसके बाद तो बहुत आसान बना दिए, बोरिंग फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, जानबूझ के फेंक के मार के आओ इनके ऊपर, एएस 18। और अब मुझे ये भी बताना पड़ रहा है आपको कि आई से आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको इंडेस के नंबर भी याद हो, पढ़ाएगा तुम्हें एएस। अब नए वाले कोर्स में क्या एएस है कि इंडेस है, मुझे बताना। एएस है, लेकिन इस चैप्टर में आपको कई जगह पे इंडेस का रेफरेंस मिल जाएगा। बच्चा कह रहा है मैं कौन हूं, अष्टभुजाधारी बन गया, अब 9वीं और 10वीं निकालूं क्या? हाँ, मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूं, आईसीआई बच्चों हमारे ऊपर जितने सितम ढाना चाहता है सिलेबस में कुछ कुछ ऐड करके ढाने दो, ढाने दो, हम देखते हैं भाई साहब क्या होगा, झेलेंगे हम भी। आ जाओ जी। तो अब ये सोचो, ये वहां चेक होगा कि बोरिंग फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, आपको बस लिख के आना एंश्योर कंप्लायंस विद एएस 18 एंड नाउ यू नो इंडेस 24 भी लिख देता हूं। रिलेटिव कितने होते हैं? 2-4 ही तो होते हैं बेटा, ऐसे याद रख लो। हाँ जी, रिलेटिव कितने होते हैं जल्दी बताओ बेटा, 2-4। आ जाओ। हिमांशु कह रहा है आईसीआई की ब्रिक से ब्रिक बजा देंगे। अरे भाई ऐसा नहीं कर रहे, ब्रिक से ब्रिक। आ जाओ। देन अब देखो, ये तो बच्चों मैंने ऐसे बनाया कि आप लोग लिख के आओगे, मार्क्स भी मिलेंगे। देखना, पावर्स ऑफ द कंपनी, अमाउंट बोरोज इज विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी, चेक ओआ मोआ। सेक्शन 180 कंप्लायंस, पता नहीं आपको सेक्शन 180 कंप्लायंस क्या होता है, लेकिन उनको भी तो नहीं पता कि आपको नहीं पता, और उनको भी पता तुम्हारा सिलेबस में है नहीं, कोई टेंशन की बात है नहीं। चुपचाप सेक्शन 180 कंप्लायंस चेक करो। 180 बोलता क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। 185 कंप्लायंस चेक करो, 185 क्या बोलता है? लोन टू एंड फ्रॉम डायरेक्टर्स एटसेट्रा। 186 कंप्लायंस चेक करो, लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय दी कंपनी। तो 3 पॉइंट तो मैंने ऐसे निकाल दिए, 180, 185, 186। इज दैट क्लियर? इट्स जस्ट लाइक कि आप एक मीटिंग रूम में बैठे हो, आपको टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, बट फिर भी या सेक्शन 180 अब देखो, आप में से किसी का मन कर रहा होगा सर आप 185 बताओ सर, प्लीज बताओ सर 185। भाई 185 पे वो नहीं था, घर जाएगा बेटा 185 पे, मतलब क्लास जाएगा भाई साहब। आ जाओ प्लीज। अरे सीए फाइनल में तुम्हारा सेल्फ पेस मॉड्यूल है, उसमें पढ़ना तुम 185 186 बैठ के, टेंशन किस बात की तुम्हें। आ जाओ मेरे साथ प्लीज। 180 कंप्लायंस, मैंने 180 का नाम लिख दिया, रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। 185 कंप्लायंस, लोन टू डायरेक्टर एटसेट्रा। 186 कंप्लायंस, लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। एंड अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट करें, चलो कारों को भी फ्यूजन में ले आते हैं, याद करो, कंपनी ने अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करे होते हैं तो आरबीआई के डायरेक्टिव्स वगैरह फॉलो किए नहीं किए, आपको ये बताना होता है, वो यहां पे बताना है। एग्जामिन डायरेक्टिव इशूड बाय आरबीआई एटसेट्रा, कंप्लाइड विद। बच्चों इस चैप्टर के बारे में एक और बात बोलते जाऊंगा, मैं इसका नेचर बताता जाऊंगा। ये चैप्टर पता कैसा है, आप इसके मजे ले लो, नहीं तो ये आपके मजे ले लेगा। हाँ जी प्लीज प्लीज बच्चों प्लीज मुझे बताइए कि वैल्यूएशन ऑफ बोरोइंग्स आप लोग कैसे ऑडिट करोगे। साउथ बॉम्बे ऑडिटर बन जाओ, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड। डन। उसके बाद लोन बैलेंस लोन एग्रीमेंट, लोन बैलेंस लोन एग्रीमेंट। फिर तो बेटा बताने वाली बातें, दिखाने वाली बातें। हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फॉरेक्स में अगर आपने लोन लिया है, यू शुड रिकम्प्यूट, यू शुड चेक द रेट एंड रिकम्प्यूट एंड वेरीफाई कंप्लायंस विद एएस 11। मतलब कितनी प्यारी बात है ना। आपको एएस 11 के बारे में कुछ भी ना पता हो, बस आप इतना लिख के आ गए, चेक कंप्लायंस विद एएस 11। और सोचो आई से आपसे पूछ नहीं सकता, बताइए एएस 11 के बारे में। उसके बाद थोड़ा चैट ऑप्शन है, वो तो मार्क्स देगा क्योंकि उसकी बुक में ये लिखा है। बोलो हाँ कहना। अच्छा जी, इधर देखो प्लीज, इधर देखो प्लीज।
देन उसके बाद वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, हाँ जी, उसके बाद हमारे पास क्या था, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फॉल। अगर एक अमाउंट से नीचे वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी चली गई, बैंक ऑडिट में चले गए बेटा हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक लोन क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड ओनली एज कवर्ड बाय, हाँ जी, ओनली एज कवर्ड बाय व्हाट, मार्केट वैल्यू। फिर उसके बाद रिलेटेड पार्टी, अगर रिलेटेड पार्टी के साथ बच्चों बोरिंग्स है तो कुछ नहीं बोला आपको, बस इंश्योर कंप्लायंस विद एएस 18 एंड इंड एएस 24। अच्छा जी, पावर्स ऑफ द कंपनी आपने देखना है, जो अमाउंट बोरो किया गया है वो विद इन दी बोरोइंग पावर्स था, इसके लिए हम लोग एओए एमओए चेक कर लेंगे। 180 कंप्लायंस, 185 कंप्लायंस, 186 कंप्लायंस, एक्सेप्टेड डिपॉजिट, आरबीआई डायरेक्टिव कंप्लायंस। चार तो लास्ट वाले कंप्लायंस वाले आ गए, एक इसी के ग्रुप में जोड़ लो पावर वाला। ऊपर वाले बच्चों सब आपको याद रह जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। बताइए वैल्यूएशन क्लियर है बोरोइंग की, जल्दी बोल दो बेटा। ओके, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी वाला क्या पॉइंट है बेटा, आपने एक लोन लिया था 100 करोड़ का, आपने सिक्योरिटी दी थी 150 करोड़ की, आपने दिखाया सिक्योर्ड लोन है। अब क्या हुआ, अब भाई साहब सिक्योरिटी की वैल्यू जो है वो नीचे आ गई है, आपका लोन आज है 90 करोड़ का और सिक्योरिटी रहेगी सिर्फ 70 करोड़ की, तो आप बेटा सिर्फ 70 करोड़ ही जो है वो सिक्योर्ड लोन दिखाएंगे, आपका 20 करोड़ जो है वो सिक्योर्ड लोन नहीं दिखाएंगे एज पर आईसीआई लाइन। देखिए वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फॉल्स बिलो अमाउंट ऑफ लोन, चेक लोन क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड ओनली एज कवर्ड बाय दी, हाँ जी, ओनली एज कवर्ड बाय दी व्हाट, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, मार्केट वैल्यू। सर बुक में ज्यादा पॉइंट है, आपने कम पढ़ाए हैं, भाई आप सारे पढ़ लो, मैं तो कह रहा हूं सारे याद कर लो। मेरा सवाल है कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैंने चूज कर करके तुम्हारे लिए जो है सारी बातें यहां पे लिखी हैं। चलिए बच्चों, तो बोरिंग्स पे हमने काम कर लिया है। अब अपनी बुक से भी एक बार आप लोग टिक के लगा सकते हो। एग्जिस्टेंस चेक हो गया हमारा, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर चेक हो गया है, कंप्लीटनेस चेक हो गया है, और वैल्यूएशन। अब आप वैल्यूएशन के बच्चों यहां पॉइंट्स देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स थे, 180, 185, 186 आईसीआई ने भी दे रखा है, मैंने उसके पॉइंट्स बना दिए हैं आपके लिए, राइट। अब आ गया आपका काम, और वो क्या है, डिस्क्लोजर। एक बात आपको बोल दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, बोरोइंग्स में स्पेसिफिकली डिस्क्लोजर, बोरोइंग्स में स्पेसिफिकली डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको छोड़िएगा मत, राइट। तो बोरिंग्स को लेके डिस्क्लोजर्स पे बहुत बार आईसीआई ने क्वेश्चन पूछे हैं कि लॉन्ग टर्म बोरिंग कैसे डिस्क्लोज करोगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग कैसे डिस्क्लोज करोगे, स्पेशल कुछ केसेस की डिस्क्लोजर्स हैं, और ये बात बच्चों हम लोग पहले से कवर कर चुके हैं। इन दोनों पे आप लोग टिक लगा सकते हैं, हो सकता है आने वाली बुक्स में से मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा। ये वही वाले डिस्क्लोजर्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े भी थे, फंड्स रिसीव फॉर फर्दर इन्वेस्टिंग, फंड्स गिवन फॉर फर्दर इन्वेस्टिंग थ्रू इंटरमीडियरी, कवर्ड है। कम ऑन, यस और नो, बोल दो। तो अब आपने क्या करना है, आपका आज का होमवर्क, आप लोग बोरोइंग्स के डिस्क्लोजर रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को कवर करने वाले हैं। शेड्यूल 3 वाली रिक्वायरमेंट्स ही हैं और कोई नई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। डन, बोलो। चलिए जी, तो आज की कक्षा को बच्चों हम लोग यहां पे करते हैं समाप्त। एंड आई कैन टेल यू कि हमने 25% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लिया है मोटे मोटे तौर पे। ओके, चलो जी, 75% चैप्टर और बचा है। एंड देखिए आज की क्लास के बाद बच्चों आपने क्या समझा है। देखो क्लास 1 हमने बेसिक स्ट्रॉन्ग करे, क्लास 2 शेयर कैपिटल पे हमारा कॉन्फिडेंस, मैं बोलता हूं, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, आप लोग बताइएगा, हमारा कॉन्फिडेंस होगा 90% 80% के आसपास। आज की क्लास में 70% के आसपास होगा, मैं खुद से बोल रहा हूं, बट है ना कॉन्फिडेंस, जीरो तो नहीं है ना। अगली क्लास में क्या होगा, हो सकता है फिर कोई 90% वाला टॉपिक आ जाए, उससे अगली क्लास में क्या होगा, हो सकता है 90% वाला ही रहे, 70% वाला भी आ सकता है, राइट। तो अगर बच्चों ओवरऑल मैं इस चैप्टर में आपका एवरेज कॉन्फिडेंस 80% मान के चलूं, और मैं मान के चलता हूं बच्चों ये 10 से 12 नंबर का चैप्टर आ ही रहा है, आप मुझे बताइए कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या? थोड़ा सा एफर्ट कर लोगे, कोई दिक्कत हो जाएगी? चैप्टर की रिवीजन वीडियो कितनी देर की बनेगी, मेरी बात को ध्यान से सुने बच्चों। मैं अगर चैप्टर की रिवीजन वीडियो आपको बोलता हूं 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स के आसपास की बनेगी, यानी 2 घंटे के आसपास की। कोई परेशानी है भाई? किसका भला हो रहा है? तुम्हारा भला हो रहा है। और इस 2 घंटे की वीडियो को आप अगर 2 से 3 बार देख लेंगे, अब मुझे पक्का पता है 2 घंटे वीडियो को तुम भाई साहब 2 घंटे में तो देखोगे नहीं, स्पीड बढ़ा के देखोगे। चलो 2 घंटे भी लगा लो, तो भी बच्चों 6 घंटे देने के बाद, रिवीजन के बाद आपके 10 से 12 नंबर कवर होते हैं। कोई परेशानी है बाबू? राइट सर, आईसीआई ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ये टॉपिक्स क्यों दे रखे हैं, ऐसे क्यों दे रखा है, वो हमसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं लेता? क्या आप इसे बदल सकते हो? ये आपके कंट्रोल में है? नहीं। बस शांति से बच्चों आप ये देखो, हर चीज में आपको बच्चों एक नजरिया दे रहा हूं लाइफ का, प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा। आपकी लाइफ में ना हमेशा आपके पास 2 चॉइसेस रहती हैं कि आप लोग पॉजिटिविटी के साथ रहें या आप लोग नेगेटिविटी के साथ रहें। अब पॉजिटिविटी का भी रियल मीनिंग मैं आपको बता देता हूं क्या, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, टेक द बेस्ट एक्शन पॉसिबल। अब भाई आपको किसी ने ना
भगवान ना करे ऐसा हो, मान लो किसी मिस्टर एक्स को किसी ने पेट में चाकू मार दिया, अब वो एक्स पेट में चाकू देख रहा है, वो बी पॉजिटिव, मैं तो अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा, अपने आप ही बी पॉजिटिव, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाऊंगा, अपने आप ही मेरा सब कुछ ठीक कर लूंगा, अब भाग डॉक्टर के पास। ये है पॉजिटिव एक्शन। हेलो, तो पॉजिटिविटी का मतलब फेक पॉजिटिविटी से नहीं है। आप देखें कि भाई साहब आपके कंट्रोल में क्या है, उसके कंट्रोल में रखते हुए आप क्या बेस्ट पॉसिबल एक्शन ले सकते हैं, ये है। नेगेटिविटी क्या है, रोज सुबह उठो, आई से को गालियां निकालो, हाय ये टॉपिक क्यों बनाया, हाय ये सिलेबस क्यों बनाया, हाय हमें पास नहीं करना चाहता है, हाय हमें फेल कर देता है। उससे क्या होगा, आपका पूरा माहौल नेगेटिव हो जाएगा। हम सबको पता है। और एक बात बताओ बच्चों, हु इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड? Who is perfect in this world? No one. आवा कह रही मैं परफेक्ट हूं, बहुत बढ़िया आवा, शाबाश। राइट? तो प्लीज बच्चों, प्लीज इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। हमने देखना है कि हम मैक्सिमम रस कैसे निकाल सकते हैं इस चैप्टर से, और वही हमारी कोशिश भी है। आप लोग कोशिश करेंगे, साथ में बोलिए हाँ के ना, बोल दो, बस यही बच्चों मुझे आपसे चाहिए। अब करते हैं हम लोग रिवीजन वीडियो की रिकॉर्डिंग।